फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल सावित्री साहित्य अकेडमी में। तो आज की जो क्लास है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहले तो आप सभी आज कमेंट सेक्शन में जय श्री हनुमान जी लिखना है। जय हनुमान जी, जय बजरंगबली, जो भी आपको लगेगा। जय श्री राम। आज हनुमान जयंती है तो मेरे लिए बड़ा खास दिन है, तो मुझे लगा कुछ ऐसी चीज़ें आपको बतानी चाहिए कि जो आपके जीवन को बहुत ही सार्थक बना दी। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात है कि आपके पास सिलेबस का टाइपिंग होना चाहिए इस तरह से। या तो आप प्रिंट आउट लेके रखो। देखो, ये मैं उनके लिए बता रही हूँ जो वाकई में एग्ज़ाम निकालना ही चाहते हैं, मतलब जो परीक्षा क्वालिफाई करने के लिए बैठते हैं, पेपर दे जाते हैं। ऐसा नहीं, देखने के लिए नहीं जाते कि अरे चलो यार पेपर देखते हैं, इस बार देखते हैं क्या होगा, फिर अगली बार पता चलेगा तो फिर समझ में आएगा पैटर्न वगैरह, फिर कहीं पे कोई क्लास देख लेंगे, कोई कोर्स वगैरह। तो उनके लिए नहीं है, ये उनके लिए है पर्सनली, जो एग्ज़ाम को निकालना ही चाहते हैं, जो जीतना चाहते हैं। ठीक है, अभी मैं पीसी पे हूँ और शायद इधर भी क्लास रिकॉर्ड हो रही है, तो ये भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना सिलेबस का टाइपिंग, इसमें मेरा पूरा सिलेबस टाइप है, तो सिलेबस का आपके पास टाइपिंग होना चाहिए। ठीक है, अब ये टॉपिक है, ये जो शीर्षक है, चाहे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा हो, दूसरा टॉपिक है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। अब मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के 3 भाग हैं, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। फिर एक तीसरा टॉपिक निकल के आता है अलग से, अपभ्रंश, अवहट्ट, पुरानी हिंदी का। अब इनमें से आपको देखना है कि इनमें से वो क्या क्या है जो आपको पढ़ के रखना है। इसकी क्लास मैंने ऑलरेडी रिवीजन, जब मेरा पहला दिन अभी स्टार्ट हुआ है तो हमने इसका रिवीजन कोर्स में करवा दिया है कि आपको इसके अंतर्गत पढ़ना क्या क्या है, फिर आपको इसमें क्या पढ़ना है। ठीक है, मैं आपको वो टाइटल शेयर कर रही हूँ, मैं इसका एक्सप्लेन शेयर नहीं कर रही हूँ। शायद एक्सप्लेन आपके पास होगा ऑलरेडी, कोई भी पुस्तक उठा के देख लेंगे तो आपको आपके पास होगा। ठीक है, और इसके बाद आपको सबसे पहले ये देखना है सिलेबस को। सिलेबस के तुरंत ये सब चीज़ें बहुत सरसरी नज़र से करनी है। ऐसा नहीं कि आप एक सिलेबस ही देखते रह गए, आज पूरा दिन सिलेबस ही देखते रह गए। इसको देखने के बाद आपको तुरंत ओल्ड पेपर पे जाना है। ओल्ड पेपर को देखना है कि इस टॉपिक से ओल्ड पेपर किस तरह से बन के आता है ना। अपभ्रंश पे कैसे प्रश्न बन के आए हैं, अवहट या पुरानी हिंदी से किस तरह के प्रश्न निकल कर आ रहे हैं। फिर चौथा एक अलग शीर्षक बन के आता है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं और उनका वर्गीकरण। ये भी आपको अच्छे से देखना है, यहाँ से तो बहुत पेपर में आता है। एक अलग टॉपिक बन के आता है, हिंदी का भौगोलिक विस्तार। ये आपके सिलेबस में है, सिलेबस में इस तरह से डिवाइड नहीं है, मैंने इसको कुछ अलग तरीके से डिवाइड किया हुआ है। तो पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, ठीक है, राजस्थानी हिंदी, बिहारी, पहाड़ी हिंदी। अब हिंदी के विविध रूप भी हैं, उसको कैसे आपको देखना है। ये हिंदी के जो रूप हैं वो हिंदी, उर्दू, दक्षिणी और हिंदुस्तानी। यहाँ से मैंने जो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं वो आपको शेयर की है। फिर इसके बाद हिंदी का भाषिक स्वरूप यानी कि स्वनिम विज्ञान यहाँ पे आता है। तो खंडीय स्वनिम और खंडेतर स्वनिम। अगला टॉपिक होता है कि अच्छा, ये टॉपिक आप छोड़ भी सकते हैं चाहे तो, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न तो बनता है, पर कभी कभी बनता भी नहीं बनता, लेकिन यहाँ से प्रश्न जरूर बनता है। हिंदी की ध्वनियों को लेकर जो वर्गीकरण है उसका आधार क्या है, तो प्रयत्न की दृष्टि से 2 हैं, एक अभ्यांतर प्रयत्न, दूसरा है बाह्य प्रयत्न। अभ्यांतर प्रयत्न के 2 रूप हैं यहाँ पे, स्पर्श व्यंजन और संघर्षी व्यंजन। और हाँ, स्पर्श व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी, अनुनासिक, पार्श्विक, लुंठित, उत्क्षिप्त और अर्धस्वर। इतना हो गया प्रश्न के अनुसार के आधार पर। और इधर देखते हैं बाह्य प्रश्न के आधार पर कितना है, तो ये भी पेपर में आता है। ये टॉपिक इतना बेहतरीन टॉपिक है कि यहाँ से पेपर में आएगा ही आएगा। ये चाहे बात करूँ मैं समृद्ध स्वर की या विवृत्त की, अर्धविवृत्त की, ठीक है, ये पेपर में आपके अर्ध समृद्ध, ये पेपर में यहाँ से हर हाल प्रश्न आता है। एक ये टॉपिक है, इनमें से कोई सा टॉपिक भी आ सकता है। ठीक है, इनमें से अभ्यांतर प्रश्न से कोई भी आ सकता है। अनुनासिक क्या है, पार्श्विक ध्वनि कौन सी है, लुंठित ध्वनि कौन सी है, ठीक है, उत्क्षिप्त ध्वनियाँ कौन सी हैं, अर्धस्वर कौन से हैं, ये। और एक ये व्यंजन ध्वनियाँ, सघोष अघोष। और एक और टॉपिक है आपका शब्द रचना। शब्द रचना से भी आपके पेपर में प्रश्न आते हैं, तो ये भी आपको देख के रखना चाहिए। या तो देखो मेरी तरह पढ़ो, या तो उपसर्ग से प्रश्न आएगा, या तो प्रत्यय से, या तो समास से, या तो तत्सम तद्भव से। ये कोई एक टॉपिक, हिंदी की जो शब्द रचना एक अलग टॉपिक है, इनमें से कोई एक से तो आएगा ही। इस तरीके से पढ़ना है। और फिर हिंदी की अलग टॉपिक आपके, ये आपका सिलेबस है, आपका सिलेबस इस तरह, ये टाइपिंग सिलेबस है, वहाँ पे इस तरह से डिवाइड नहीं रहता है। ठीक है, तो ये अलग से कोर्स वालों के लिए डिज़ाइन किया गया है कि इस तरह से अलग अलग शीर्षक के अंतर्गत ये अलग अलग टॉपिक लगे होते हैं, तो किस तरह से आपको तैयार करना है। अब ये हिंदी की रूप रचना के, देखो आपने क्या देखा, हिंदी की शब्द रचना की ये 4 भाग आपको देखने को मिलते हैं।
जब हिंदी की रूप रचना पर आप जाते हैं तो आपको यहाँ पे लिंग, वचन, कारक, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया, ये सब मिलता है देखने के लिए। ठीक है, अब एक अलग टॉपिक बन के आता है हिंदी की वाक्य रचना। अब हिंदी की वाक्य रचना को आपको कैसे देखना है, इसका वर्गीकरण आपको रचना के आधार पर ही करना है, और रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर ये किया जाता है। फिर देखना है हिंदी प्रयोग के विभिन्न रूप, हिंदी भाषा प्रयोग के विभिन्न रूप। तो यहाँ पे दो ही रूप हैं, एक तो बोली और दूसरी है मानक भाषा। ठीक है, एक और है राजभाषा। तो हमें बोली तो आपको पता है, चाहे अच्छा बोली किस प्रकार राजभाषा का रूप धारण करती है ये भी आपको ज्ञात होना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रभाषा पर ज़्यादा आपको जोर देना नहीं दिया है, क्योंकि राष्ट्रभाषा है जो कि बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली जाती है, उसी को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त है। जैसे कि हिंदी हमारी राजभाषा तो है, लेकिन हिंदी ही हमारी राष्ट्रभाषा भी है। फिर संपर्क भाषा, संचार भाषा वगैरह वगैरह आपको छोड़ देना है। फिर एक अलग अन्य टॉपिक बन के आता है कि हिंदी की संवैधानिक स्थिति, और एक अगला टॉपिक आता है कि देवनागरी लिपि विशेषताएं और मानकीकरण। तो इतना 16 टॉपिक है जो आपको इससे तैयार करना है, आपके इकाई 1 से तैयार करना है। ठीक है, ये बड़ा बढ़िया है। यहाँ से मतलब इसका एक्सप्लेनेशन आप देखोगे तो आपको खुद भी अच्छा लगेगा कि इसमें आता क्या है। केवल आपको ये टॉपिक लिखना है और एक्सप्लेन आपको खुद से करते जाना है। ठीक है, अब इसके जस्ट नीचे मैंने कुछ प्रश्न रख दिए थे कि जैसे ये प्रश्न भी वही कॉन्सेप्ट वाला है। मेरा बनाने का तरीका कुछ अलग ही होता है प्रश्न का। प्रश्न आप देख सकते हैं, शायद एनटीए से भी खतरनाक तरीका है ये, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट उठा के मैंने रख दिया है कि निम्नलिखित में से आपको सत्य कथन का चयन करना है कि राजस्थानी का विकास सौरसेनी अपभ्रंश के नागर रूप से माना जाता है। बी है कि इसकी 4 प्रमुख बोलियां हैं, मारवाड़ी, ढूढ़ाड़ी, मालवी और मेवाती। सी है कि मारवाड़ी पूर्वी राजस्थान की बोली है, इसका उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश के उपनागर रूप से माना जाता है, राजस्थान की यह प्रतिनिधि बोली मानी जाती है। डी ऑप्शन है कि मारवाड़ी की 12 बोलियां हैं, जिनमें बीकानेरी, शेखावती, मेवाड़ी और बांगड़ी प्रमुख है। फिर अगला है कि मारवाड़ी में साहित्य और लोक साहित्य दोनों प्राप्त है। चंद्रवरदाई, सूर्यमल, मीरा, बांकीदास इसके प्रमुख कवि हैं। मारवाड़ी की विशेषता यह है कि इसके साहित्य में गद्य पद्य दोनों का ही रूप प्राचीन काल से मिलता रहा। अब आप इसमें आप बताओ कि कौन सा यहाँ पे सत्य है। ठीक है, कौन सा यहाँ पे सत्य है। अब एक और प्रश्न निकल, मतलब मेरा बनाने का जो प्रश्न है, ठीक है, कुछ थोड़ा सा अलग ही ढंग का है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे कर्मधारय समास का आपको उदाहरण यहाँ पे चयन करना था। तो एक ये प्रश्न है जो कि शायद ही इसको आप अच्छे से निकाल पाए। यहाँ भी सत्य नहीं है का चयन करना है। मध्यकालीन आर्य भाषा या द्वितीय प्राकृत के संबंध में आपको कौन सा सत्य नहीं है ये आपको चयन करना है। ठीक है, अब आप देखोगे इसको प्रश्न को देखोगे कि प्राकृत शब्द की व्युत्पत्ति प्रकृति से हुई है, जिसका अर्थ जनसाधारण की भाषा है। फिर भी है कि प्राकृत के भेद व रुचि के अनुसार 4 हैं, महाराष्ट्रीय, पेशाची, मागधी और सौरसेनी। फिर है कि आचार्य हेमचंद्र के अनुसार 2 हैं, आरसी जिसको अर्धमागधी कहा गया है, चोलिका जिसको पैसाचिका कहा गया है। बाणभट्ट और आचार्य हेमचंद्र ने इसे ग्राम भाषा कहा, आचार्य दंडी ने इसे आभिराद कहा। अगला है कि प्राकृत भाषाओं पर सर्वप्रथम भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में विचार किया, यह जैन साहित्य की भाषा है। और एक एफ नंबर ऑप्शन है कि भाषा वैज्ञानिकों ने इसके 5 भेद किए, सौरसेनी, पेशाची, महाराष्ट्रीय, अर्धमागधी, मागधी। तो ये इस तरह के प्रश्न, ये कॉन्सेप्ट के प्रश्न है कि कौन सा सत्य नहीं है इसका चयन करना था। कोई एक है जो सत्य नहीं है, बाकी सभी सत्य हैं, तो आप चाहें तो यहाँ पे चयन कर सकते हैं। इस तरह से आपको शायद ही कोई बताएगा। ठीक है, हरियाणवी बोली के संदर्भ में आपको असत्य कथन का चयन करना है। ठीक है ना, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ ऑप्शन लगे हुए हैं। अब आप विचार करना इसको, एक ये व्यंजन की श्रेणियाँ वगैरह वगैरह आपको बताना है। इसके बाद इकाई 2 आता है, तो इकाई 2 के वो कौन कौन से टॉपिक है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसी को आपको तैयार करके रखना है। तो देखो, ये तो कुछ शीर्षक हो गए। ठीक है, ये शीर्षक हो गए, ये मेन शीर्षक है, ये उसके अंदर डिवाइड टॉपिक है। ठीक है, तो इस तरह से यदि आप तैयारी करते हैं इस तरीके से कि सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका सिलेबस आपके पास होना चाहिए। मतलब सिलेबस यार टाइप करके रखो या तो उसका प्रिंट आउट लो, कैसे भी करके रखो, लेकिन आप रखो। फिर आप उसके जस्ट एक बार ओल्ड पेपर देखो, कोई चाहे पेपर 1 पढ़ रहे हो चाहे पेपर 2 पढ़ रहे हो, लेकिन ओल्ड पेपर तब भी आपको देखना ही देखना है। ठीक है, फिर आपको ओल्ड पेपर देखो, अच्छे से देखो, और इसके बाद आपका कॉन्सेप्ट पढ़ो। कॉन्सेप्ट में देखो जैसे कि प्रारंभिक हिंदी का जैन साहित्य, रासो साहित्य। रासो साहित्य कौन है? रासो और रास काव्य परंपरा अलग अलग चीज़ है, क्योंकि ये प्रारंभिक हिंदी का जो जैन साहित्य है इसको चरित काव्य कहा गया है, इसी को रासो काव्य भी कहा गया है ना, और इसी को जैन साहित्य भी कहा गया है, तो आपको ध्यान देना है। फिर अगला टॉपिक है कि सिद्धनाथ
फिर अमीर खुसरो की हिंदी कविता विद्यापति और उनकी पदावली। ठीक है, ये आदिकाल की विशेषताएं और साहित्यिक प्रवृत्तियां हमें एक अलग टॉपिक है। आदिकाल की विशेषता एक अलग टॉपिक है और साहित्यिक प्रवृत्तियां अलग है। आदिकाल का काल विभाजन एक अलग टॉपिक है। देखो आप यहाँ से ध्यान से देखो, ये ध्यान से आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि वास्तविक में ये जो हमारा सिलेबस का शीर्षक है ना, वो तैयार कैसे हुआ है। मतलब एक शीर्षक के अंतर्गत कई टॉपिक लगे हुए होते हैं और जो शायद आप बारीकी से नहीं समझ पाते, और उसके तुरंत बाद आप ना ओल्ड पेपर भी नहीं देखते हो कि ओल्ड पेपर एक बार जाके आप एनालाइज करो कि पेपर में किस तरह से प्रश्न बनता है। तो मान लो कि हिंदी साहित्य का इतिहास है, एक शीर्षक हो गया हमारा इकाई 2 का, उसके अंतर्गत अलग अलग टॉपिक है। एक हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन है, ये दर्शन भी 4 प्रकार से हमें देखना है। फिर हिंदी साहित्य का इतिहास का की लेखन पद्धतियाँ हैं, ये भी एक अलग पद्धति है। ठीक है, जिनमें से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है विधेयवादी पद्धति। फिर इतिहास दर्शन के अंतर्गत आपको ध्यान रखना कि सबसे प्रमुख वो 21 इतिहास ग्रंथ हैं। ठीक है, 21 लेखकों के इतिहास ग्रंथ है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका जिक्र मैंने आई होगा किया होगा किसी वीडियो में, या फिर मैंने कोर्स में तो किया ही है। फिर एक अलग टॉपिक आता है कि हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण, यानी कि काल विभाजन किसने क्या काल विभाजन किया है। सबने कोई इसका आदिकाल का समय कोई 1000 से मानता है, कोई 1050 से मान रहा है, कोई 900 से, कोई 700 से, यानी अलग अलग विद्वान इसको मानते हैं। और इसका नामकरण विद्वानों ने अलग अलग ही दिया है। कोई इसको वीरगाथा काल कह रहा है, कोई बीज विपन काल, ठीक है, कोई चारण युग, कोई सिद्ध सामंत युग। तो अलग अलग विद्वान अपना अपना मत देते हैं। तो ये आपको मुँह जबानी पता होना चाहिए, सिलेबस आपके सामने, आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, सर्वमान्य जो है वो आचार्य शुक्ल के अनुसार है कि 1050 से लेकर 1375। अब ये आदिकाल की आपको साहित्यिक प्रवृत्तियाँ देखनी है। फिर आसो साहित्य, प्रारंभिक हिंदी का जैन साहित्य, ये सिद्ध साहित्य, अमीर खुसरो, विद्यापति। फिर अगला टॉपिक आता है लौकिक साहित्य का। फिर इसके बाद अब इकाई 2 करेंगे तो भक्ति काल। अब देखो भक्ति काल के अंतर्गत आपको पढ़ना क्या है, ये आप अब देखते जाओ आप। ठीक है, ये चौथा टॉपिक के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है। फिर एक ये छोटा सा टॉपिक है लेकिन इसका विस्तार बहुत बड़ा है। आलवार संत भक्ति काव्य के प्रमुख संप्रदायों से हर बार प्रश्न आता है, चाहे विशिष्टाद्वैतवाद हो, अद्वैतवाद हो, ठीक है, जो भी हो, द्वैताद्वैतवाद हो, यहाँ से प्रश्न आता है। और उनके वैचारिक आधार, यानी कि इनके जो वैचारिक आधार का मतलब होता है, इन्होंने क्या इसमें विचार प्रकट किया है, और संप्रदाय दर्शन और उन जो आचार्य हैं उनका समय काल क्या था। ठीक है, उनके सिद्धांत क्या थे, तो ये भी। फिर निर्गुण सगुण कवि और उनका काव्य, तो ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये छोटा सा जो टाइटल है आपको दिख रहा है ना, ये कम से कम मेरे ख्याल से ये 15-20 पेज का टोटल बनता है, निर्गुण सगुण कवि और उनका काव्य। फिर अगला आता है रीतिकाल। तो रीतिकाल पर देखो अलग अलग टॉपिक है, आपको सिलेबस सेम ऐसा ही है, पर सिलेबस को मैंने एक अलग अलग व्यवस्थित किया है, मतलब क्रम से व्यवस्थित कर दिया है। वहाँ पे सब एक लाइन से टाइप रहता है। ठीक है, तो ये पूरे सिलेबस के भाग हैं, और इस तरह से अपनी तैयारी आप करते हैं यदि इस तरह से, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। ये देखो यहाँ पे रीतिकाल का 3 टॉपिक है। रीतिकाल की प्रवृत्तियाँ पढ़नी है, रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध पढ़ना है, और इसके बाद आपको रीत कवियों का आचार्यत्व और रीतिकाल के प्रमुख कवि उनका काव्य। रीतिकाल के प्रमुख कवि कम से कम 15 प्रमुख कवि हैं जिनको आपको बखूबी अच्छे से पता ही होना चाहिए। ठीक है, फिर आधुनिक काल आ जाता है। आधुनिक काल के देखिए ना कितने अच्छे मैंने टॉपिक लगा के रखे हैं, सबका अलग अलग। मतलब आधुनिक काल का प्रारंभ 1900 से प्रारंभ होता है। तो पहले मैंने गद्य का उद्भव विकास यहाँ पे रखा। ठीक है, फिर भारतीय पूर्व गद्य कैसा था, फिर ये 1857 की क्रांति है। मतलब एक क्रम से चीज़ें, फिर पत्रकारिता का कितना योगदान रहा है, फिर हिंदी पत्रकारिता के क्या मतलब क्या उसकी भूमिका है हमारे साहित्य को आगे बढ़ाने के लिए, और कवियों की भूमिका कितनी रही है। फिर अब देखो ये क्रम से, ये मैं आपको दिखा रही कि इस तरह से यदि आपके पास पहले तो भैया आप सिलेबस को देखो अच्छे से, सिलेबस आपको रटा होना चाहिए। ये पूरा 49 पेज का PDF है। ठीक है, 49 पेज का PDF जहाँ मैंने पूरा रखा है, उपन्यास अलग। ठीक है, उपन्यास कैसे उपन्यास पढ़ने, अब इसको मैंने रखा है ना, अब इसके आगे मैं इनके नाम डाल दूँगी, उपन्यासकारों का नाम डाल दूँगी और उनका मतलब उनकी रचना। फिर प्रेमचंद्र पूर्व उपन्यास क्या हैं, प्रेमचंद्र उनका युग, फिर प्रेमचंद्र के परवर्ती उपन्यासकार, और 2000 के पहले के उपन्यासकार कौन कौन है, जो आपको अच्छे से तैयार करके रखना ही रखना है। ठीक है, फिर देखोगे आपकी ये कहानी, फिर इधर आप देखोगे कहानी का उद्भव विकास। अब ये पूरा देखो, आप इसको नजर से एक देख लो। वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है, तो मैं चाहती हूँ आप बात को समझो और सुनो और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से करो। ठीक है, इधर निबंध में क्या क्या पढ़ना होता है, यानी कि ये PDF बहुत बड़ा है।
ये कोर्स के लिए डिज़ाइन किया हुआ है। अब रेखा चित्र कितने आपको पढ़ने हैं, संस्मरण कितने पढ़ने हैं, यात्रा, साहित्य, आत्मकथा, जीवनी, ठीक है, रिपोर्ट, तर्ज और डायरी, कौन कौन सी पढ़नी है, इसका आपको संज्ञान होना चाहिए। यदि कोई मार्गदर्शक किस तरह से आपको गाइड करता है तो आपका एग्जाम निकलेगा ही निकलेगा। फिर ये मैंने यहाँ से टॉप क्वेश्चन बना लिए थे, ठीक है, कि ये भारतेंदुकृत फूलों का गुच्छा में संकलित है, क्या संकलित है। अब आपको ये प्रश्न भी आप चाहो तो एक दफा आप सरसरी नज़र से देख भी सकते हो कि किस तरह से प्रश्न मेरे खुद बनाती हूँ मैं इसको। मतलब कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद, ओल्ड पेपर को देखने के बाद मैंने इस तरह से, मतलब मेरा जो पेपर बनाने का होता है ना, मैं चाहती हूँ कि आपको सबको पता होना चाहिए। आपको गोपाल राय की रचना पता होनी चाहिए, आपको रामविलास की रचना, आपको गजानन माता मुक्तिबोध की, आपको नगेंद्र की, यानी मेरे ऑप्शन में जितने कवि आज होते हैं वो सब आपको पढ़ने होते हैं। ये मेरा पेपर बनाने का एक मुद्दा होता है, एक मोटिव होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो पे आए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और इसके बाद एक बार मैं आपको दफ़ा दिखाई देती हूँ पूरा किस तरह से मेरी तैयारी होती है। और ये शायद आपके बहुत काम आएगा, ये जो वीडियो है आपके बहुत काम की रहेगी। और ये इस तरह से एक पढ़ने का जो तरीका है ना, आप समझ जाएंगे कि ये दरअसल ये तरीका है पढ़ने का, हकीकत में तो ये तरीका होता है पढ़ाने का, ठीक है ना। इस तरह से करेंगे तो आपको ना टेंशन नहीं लगेगी। मतलब प्लान आप जो बनाते हो और प्लान को आप डेली फॉलो नहीं कर पाते हो, आप इस तरह से करेंगे, आपको फॉलो कर पाएंगे आप। फिर ऐसे कई 3 साहित्य शास्त्र हैं, तो साहित्य शास्त्र के पहले तो आपको टॉपिक देखो और टॉपिक के ये शीर्षक देखो। पहले शीर्षक के अंतर्गत आपको पढ़ना क्या होता है फिर वो देखो, ठीक है। पहले ये देखो और फिर इसके अंतर्गत आपको पढ़ना क्या है, क्या इसके अंदर बहुत विस्तार है, ठीक है। तो अब ये जो शीर्षक है ना, इसके अंदर बहुत इससे प्रश्न क्या बनता है, यही तो आपको चाहिए ना, यही तो आपको जानकारी चाहिए कि प्रश्न बनता क्या है। एक तो शीर्षक हो गया, ठीक है, इसमें क्या प्रश्न निकल के आता है, यही आपको देख के रखना है, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आपको जय श्री राम लिखना पड़ेगा, और आज क्योंकि हनुमान जयंती है तो आप ज़रूर लिखना, और ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।